सकीना तो साहबा का मैंने एग्जांपल दिया कि वो कह रही थी कि वो उनसे बजट से मायूसी हुई है। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो आपकी पार्टी की हैं और काबिल वजीर भी हैं। दूसरा ये कि उनका ये कहना था बेसिकली कि मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दवाएं सस्ती हो गई, ये ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ गंभीर बीमारियों की, लेकिन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं सवाल बेसिकली रोजगार ओरिएंटेशन क्या कुछ इसमें आप देख पा रहे हैं जावेद साहब? देखें, मैंने जहां तक मुल्की सतह का बजट है उस पे जितना वक्त आपने मुझे दिया उसमें जो मैं कह सकता था मैंने कहा। जी। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, मुल्क की कुछ रियासतों की तरह जम्मू और कश्मीर में इंडस्ट्रीज उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकेंगी, कर पाई है, न कर सकती है जिस तरह मुल्क के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां की जिस तरह की डेवलपमेंट होती है, जिस तरह वहां टैक्स कलेक्शन होती है। ये जो कुछ रियासतें और या यूनियन टेरिटरी के हैं, इनके मामलात को एक अलग जाविये से देखना पड़ेगा मरकजी सरकार को। यहाँ जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के जाने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर इस वक्त भी अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि उसके बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और रोजगार को आप देखेंगे और विजिबल देखेंगे। आप जाकर वेबसाइट में उनकी तकरीर देख सकते हैं। हम जहां एक तरफ इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं मरकजी सरकार का कि उन्होंने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का एक इजाफी रकम पिछले साल के मुकाबले में दी है, वहां कुछ मायूसी ये है कि जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोजगारी का। इस वक्त जम्मू और कश्मीर जो सबसे ज्यादा बेरोजगार रियासतें हैं उसमें सबसे ऊपर के पायदान पे है। ऐसी सूरत हाल में हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ इंडस्ट्रीज में इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को अब बहुत जबरदस्त चैलेंज है। हमारी इंडस्ट्रीज चाहे कश्मीर की हो चाहे जम्मू की हो, उसका ताल्लुक हार्टिकल्चर से है और एग्रीकल्चर से है। कश्मीर के हार्टिकल्चर को और जो जम्मू में उनको उसको जम्मू भी कश्मीर के हार्टिकल्चर के साथ जुड़ा है, जिसमें हमारे अखरोट आते हैं, उनकी ग्रेडिंग आती है। तो ये जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे देखना होगा। इनको सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो आपने ट्रेड के एग्रीमेंट्स इस वक्त यूरोपीय ममालिक के साथ किए हैं, अब जो वहां से फ्रूट आएगा उस पर अब उस तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा जम्मू और कश्मीर का एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सेक्टर था वो प्रोटेक्टेड, तो एक प्रोटेक्शन उसको मिलती थी। अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब हमको इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करना पड़ेगा उनकी टेक्नोलॉजी के साथ, उनकी प्रोडक्शन के साथ, उस मटेरियल की क्वालिटी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि इस बदली हुई सूरत हाल में जहां आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, वहां आपको अपनी रियासत के उन अंगों की तरफ भी उसी तरह देखना चाहिए, उसी तरह उनको कुशन फराहम करना चाहिए जिस तरह से आपको करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारा हार्टिकल्चर जो है, अगर उसमें उसके सामने जो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, ये हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर बराह रास्त असरअंदाज होगा। दूसरा मामला ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज में दूसरा रह जाता है मुड़ फिर के फिर ये टूरिज्म का सारा दारोमदार है कि जम्मू कश्मीर की इमेज मुल्की सतह पर और इंटरनेशनल लेवल की सतह पर कैसी देखी जाती है। इसको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन कंसिडर किया जाता है, अनस्टेबल सा एरिया समझा जाता है। अपने मुल्क के लोग भी ट्रस्ट करने को, यहाँ विजिट करने से कतराते हैं, तो बाहर से कौन आएगा। तो जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बजट है, ये सिर्फ इसको ज्यादा से ज्यादा इसको इस हद तक समझा जा सकता है कि जो रूटीन गवर्नेंस के इश्यूज हैं, रूटीन जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं और रूटीन तनख्वाहें और जो रूटीन हमारे पिछले प्रोजेक्ट हैं या थोड़े बहुत जो आगे प्रोजेक्ट हैं, वो इसमें कहीं आपको नजर आते हैं। लेकिन इस तरह की कोई राहत नजर नहीं आती जिससे आप डेली वेजर्स के मामले को एड्रेस करें, जिससे आप एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करें। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये नजर आता है कि इतने मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए हैं,
ये सारे के सारे आपने मतलब हमारे मुल्क ने खोले हैं सर आंखों पे, आपने एक नेक नीति से खोले हैं, लेकिन जब इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब इसको मेन पावर नहीं होगा, जब इसके पीछे स्पोर्ट्स स्टाफ नहीं होगा, जब इसको उस वो सारा कुछ जो इसकी जरूरियात के लिए लाजमी है ताकि उससे आम आदमी को राहत मिले, तब तक आप किस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है जावेद इनकी साहब, वजह से आरिफ लोगों पठानिया को जुड़ चुके जो हैं, राहत देना एमएलए चाहते हैं, बीजेपी, राहत आपके और चूंकि आप भी एमएलए हैं, तो वो पठानिया साहब आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत आप शायद सुन पाते जो जावेद साहब ने बताया है, बहुत तारीफें की इन्होंने बजट की, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी रखा है कि अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। मैं आप चाहता हूं कि आप हमें पहले जो हमारा सिंपल आज इस डिबेट का मौजू, मैंने बहुत सीधा सवाल रखा है कि कैसा रहा बजट। नाउ कमिंग टू यू पठानिया साहब। पूरे भारत को संगठित करने में, भारत की जो वर्ल्ड नंबर 3 की अर्थव्यवस्था की भारत का जो संघर्ष है, उसमें भारत को तय करने में, भारत को खड़ा करने में अपने आप में मील का पत्थर ये बजट काम करेगा। अपने आप में भारत एक प्रोडक्शन हब बन पाए, भारत में ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट को फिस्कल प्रोफाइल ऐसी करके हम कंट्रोल कर पाए, और भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करें, मैं तो जम्मू कश्मीर की ओर से सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि मोर देन 2000 करोड़ का जंप आज एकदम इस बजट में दिया गया है। इससे पहले फ्लड की अगर बात करें, एक पैसा भी कम नहीं किया भारत सरकार ने। टोटल जो हमारी प्रोजेक्शन थी उसके मुताबिक टोटल पैसा फ्लड प्रोटेक्शन या फ्लड लॉसेस में, डैमेजेस में जम्मू कश्मीर को दिया गया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार को और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नून में नुक्ता निकालने से अलावा आपको एक एग्जाम्पल लेनी चाहिए, एक इंस्टेंस लेनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के बजट को भी इसी पैटर्न पे आधारित करके इसी लाइन में लाके आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरी नेक सलाह, नेक नीति है, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, मैंने कहा जम्मू कश्मीर का बच्चा, जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का हर एक खित्ता, बड़ा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, सब इस बजट के साथ बहुत ही खुश है। अपने आप में एक ऐतिहासिक, अद्वितीय और एक मैंने कहा कि मूलभूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में यह अपने आप में मील का पत्थर का काम करेगा। इन सब के अलावा जो भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में अगर जल जीवन की बात करें, 1300 करोड़ का एक जम्मू कश्मीर, जो वो दूसरी बात है जल जीवन पे कितना काम हुआ कितना, लेकिन भारत सरकार की ओर से पुश। प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, 6000 करोड़ का प्लान है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो भारत सरकार ने अपनी ओर से विकास में कोई भी एक कमी, कोई भी एक मैं बोलूं अपनी ओर से कोई खर्चात ऐसा सरकार ने जारी नहीं किया। हम सबको, और इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट, कलर, क्रीड, एरिया, रीजन या पॉलिटिकल फिलॉसफी, हम सबको इसको बजट के लिए भूरी भूरी धन्यवाद, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं भारत सरकार को देनी चाहिए, विशेषकर निर्मला सीतारमण जी को और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इट्स ऑलवेज ए गेम ऑफ इफ्स एंड बट्स, कुछ रहेंगे वो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, बनाएंगे, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपने बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या लाती है। ठीक है, वो बिल्कुल देखेंगे, हम बजट अनाउंसमेंट अभी तक की पूरी कर नहीं पाए। मैं आपसे एक और छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारी बातें लगभग तमाम हमारे पैनलिस्ट जो हैं इसकी पॉजिटिविटी को बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड सिनेरियो अभी है, उस वर्ल्ड सिनेरियो में सर्कमस्टेंशियल बजट इससे बेहतर नहीं हो सकता था। मैं फिर भी आपसे एक छोटा सवाल रखना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसी उम्मीद रह गई है जो पूरी नहीं हो पाई? कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी चीज जो आपके मन में रहेगा कि ये भी होता तो बेहतर होता, कोई ऐसा है? देखें वो जिसने कहा कि विशलिस्ट तो हर एक की लंबी रहती है, मेरी भी शायद बड़ी हो, लेकिन इन हालात में और इन स्थिति और परिस्थितियों में सबसे पहले तो एक रिन्यूड एक कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक्स के साथ या फाइनेंस के साथ या बिजनेस के साथ जुड़े जितने भी टीम लीडर्स का, कि भारत ने एक ऐतिहासिक यूरोपियन यूनियन के साथ दी मदर ऑफ ऑल डील्स किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है भारत ने यूके के साथ। उस पे आप लोग बात कर चुके हैं। मेरा सवाल था कि कुछ रह गया हो तो बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें तो मैंने कहा कि भारत आगे बढ़ेगा, भारत अपने आप में इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरेगा। इसी संकल्प के साथ, इसी एक सुविचार के साथ मैंने कहा इस बजट को कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि हम इस बजट में नुक्ते निकाल पाए। बिल्कुल आप बात करते हैं, जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनसे भी जरा ऐसे एक सवाल पूछना बनता है हमारा। बत्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या कहते हैं ना कि बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कब निकले? तो कुछ ऐसे अरमान थे क्या जो शायद नहीं निकल पाए?
देखिए सर, जैसा पठानिया साहब ने कहा कि हर बजट से सबकी एक्सपेक्टेशंस तो काफी रहती हैं, बट जहां मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत सोचा समझा बैलेंस बजट है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी जा रही है, उससे सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएशन भी बहुत ज्यादा होगी। स्किल की तरफ फोकस है, इसमें स्किल और डेवलपमेंट की तरफ फोकस है। भारत सिर्फ लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, काफी बच्चे यहाँ से बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके भी काम करते हैं। और क्योंकि लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो काफी कंट्रीज डिपेंडेंट रहती हैं हमारे ऊपर सर्विसेज के लिए। अब जो अभी ईयू के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भी सर्विसेज काफी एक्सचेंज होंगी, जिसमें लोग बाहर जाके काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी इसमें जी। और टूरिज्म मेरे हिसाब से जो इस बजट में दिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इंडिया टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आए, ज्यादा लोग ग्लोबली इंडिया आए, तो तभी हेरिटेज साइट्स डेवलप करने की बात की गई है। जो साइट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जाए। मैडम ने ये भी बताया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेंगे जिसमें 10,000 बच्चों देश में अमनो अमान हो। यहाँ कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जा रहे हैं, एक राज्य का बंदा दूसरे राज्य में उसको पीट दिया जा रहा है, तुम यहाँ के हो तुम वहां के हो। अभी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ कई मामले ऐसे सामने आ चुके। सॉरी टू से, बट हम कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं जी जी जी। तो उसमें तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें देखते हैं जी, उसमें वो लोग जो उसका ब्यूरो होता है पूरा उस इवेंट्स का लेते हैं। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हर जगह पे होते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, हम भी इनको कंडेम करते हैं। इस तरह के इवेंट्स होने नहीं चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल इस पे दोहरा नहीं। अनिल जी, मेरे पास समय थोड़ा कम रह गया, मैं चाहूंगा बस एक छोटा सा जवाब आपसे भी कि क्या कोई ऐसे अरमा है जो नहीं निकले? बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले, क्या ऐसा कुछ है या सब मिल गया? देखिए जी, अरमान तो अरमान होते हैं जी। ये गवर्नमेंट काफी कुछ अरमान को पूरा करने में सफल रही है। बजट हर लिहाज से बहुत अच्छा है। अभी जो बात हो रही थी बेरोजगारी की, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर में काम होगा, तो जाहिर है इकॉनमी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। और बेरोजगारी के मामले में बता दूं, बेरोजगारी को सरकार ने दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, ईमानदारी से एफर्ट्स है और उसके लाभ भी आए हैं। बस 1 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। 2014 से पहले लगभग 1 से 1 करोड़ 60 लाख या 1.5 करोड़ से थोड़े से ऊपर लोग ईपीएफ में रजिस्टर्ड थे। आज के डेट में मोर देन 6 करोड़ 50 लाख लोग रजिस्टर्ड है ईपीएफ में। तो ये सब आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के मामले में भी सरकार अच्छा प्रयास कर रही। पूरी तरह से मैं नहीं कहता कि बेरोजगारी दूर हो गई, लेकिन सरकार की गंभीरता इस मामले में प्रतीत होती है। और अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, लोगों की परचेजिंग पावर और सरकार का जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है, जो डायरेक्ट टैक्सेस का हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो, अगर इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी को बूस्टर डोज नहीं मिल रहा है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो बिना इसके संभव नहीं था। बजट हर लिहाज से अच्छा है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो आप देख रहे थे बजट 2026-27 पर, ये हमारा विशेष कार्यक्रम था कि कैसा रहा ये बजट। अब ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ जाता हूं, आप भी हमें जवाब दे सकते हैं, कैसा रहा ये बजट। अब बने रहने के साथ।